तो आज खुशी की बात तो है, लेकिन बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। इस बैन से जुड़ी 3 बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आज आपको भी जरूर पता होना चाहिए। पहली बात, अभी पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर स्थायी और पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा है, यानी ये जो बैन है इसे अभी अस्थायी ही माना जाएगा। और वो इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार को इस मामले में अब एक ट्राइब्यूनल बनाना होगा, जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के सिटिंग जज करेंगे। आप इस ट्राइब्यूनल को एक विशेष अदालत भी कह सकते हैं, जिसे अगले 6 महीनों में यह फैसला करना होगा कि पीएफआई पर लगाया ये प्रतिबंध सही है या नहीं। और अगर ये ट्राइब्यूनल इस प्रतिबंध को न्याय संगत मानता है तो ये बैन अगले 5 साल के लिए जारी रहेगा। लेकिन अगर ट्राइब्यूनल ये समझता है कि इस बैन को जारी रखने के ठोस सबूत नहीं है और ये प्रतिबंध सही नहीं लगा, तो इस प्रतिबंध को हटा लिया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि इस दौरान पीएफआई के लोगों को अपना पक्ष रखने का भी पूरा अधिकार होगा। इसके अलावा यह बैन अभी 5 साल के लिए ही लगाया गया है, यानी 5 साल के बाद सरकार फिर से इस प्रतिबंध की समीक्षा करेगी और उसके बाद यह फैसला होगा कि यह बैन बरकरार रहे या फिर इसे हटा लिया जाए। दूसरी बड़ी बात, पीएफआई पर यह कार्रवाई यूएपीए के सेक्शन 3 के तहत हुई है, जो पीएफआई और उसके बाकी सहयोगी संगठनों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन मानता है। अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है गैर कानूनी संगठन, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक आतंकवादी संगठन। सरल शब्दों में कहें तो केंद्र सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए पीएफआई पर प्रतिबंध तो लगाया है, लेकिन अभी उसे आतंकवादी संगठन नहीं घोषित किया है। इसलिए आज हम ये मांग करते हैं कि पीएफआई को अब आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। इस समय देश में कुल 42 संगठन ऐसे हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने आतंकवादी संगठनों की सूची में रखा है, जबकि 14 संगठन ऐसे हैं जो गैर कानूनी संगठनों की श्रेणी में आते हैं। इनमें पीएफआई के अलावा खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस और जाकिर नायक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन भी शामिल है। तीसरी बात, पीएफआई के जिन सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा है उनमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई शामिल नहीं है। एसडीपीआई पीएफआई की एक राजनीतिक पार्टी है और इस पर अभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन क्योंकि पीएफआई पर बैन लग चुका है इसलिए चुनाव आयोग चाहे तो अब इस पार्टी से पूछ सकता है कि उसकी मान्यता रद्द क्यों ना की जाए, और मान्यता रद्द कर भी सकता है। एसडीपीआई का गठन वर्ष 2009 में हुआ था और इसने 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। हालांकि इस पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को तब जीत नहीं मिली थी। फिलहाल केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में इस पार्टी के चुने हुए पार्षद और सरपंच काम कर रहे हैं और इस बैन का उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा इस पार्टी के ना तो चुनावों में हिस्सा लेने पर रोक होगी और ना ही इसे कोई कार्यक्रम आयोजित करने से रोका जाएगा। लेकिन हमारी यहां यह मांग है कि यह पार्टी क्योंकि पीएफआई से जुड़ी हुई है इसलिए इस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पीएफआई के लाखों कार्यकर्ता अब एसडीपीआई के लिए काम करने लगें और इस पार्टी की सदस्यता ले लें। लेकिन अभी तक जो हमने आपको बात बताई वो ये है कि ये जो प्रतिबंध लगा है ये पूर्ण रूप से कानूनी धाराओं के तहत लगा है, पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इसे लगाया गया है। अब देखिएगा, कल से ही क्या आज से ही दुनिया भर का मीडिया भारत के पीछे पड़ेगा। भारत में जो मानव अधिकारों के चैंपियन हैं, जो हमारे देश के जो लिबरल्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो इस तरह की विचारधारा के लोगों को अपना समर्थन देते हैं, वो अभी से ये मांग करना शुरू कर देंगे कि भारत में एक खास वर्ग का दमन हो रहा है, भारत में नाइंसाफी हो रही है और इन लोगों के साथ ये जो काम हुआ है ये गैर कानूनी हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है। जैसा हमने आपको बताया अभी कि एक ट्राइब्यूनल बनेगा, एक विशेष अदालत का गठन होगा, एक सिटिंग जज उसमें बैठेंगे और वो ये तय करेंगे कि सब कुछ कानून के तहत हुआ है या नहीं हुआ है। और उससे भी बड़ी बात यह है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में पीएफआई को फिर से एक मौका दिया गया है, क्योंकि उसे अभी भी आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया गया है, गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। इसलिए पीएफआई के पास पूरा मौका होगा कि वो अदालत में जाए, अपील कर सके और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितने भी कानूनी विकल्प होते हैं वो सारे पीएफआई के सामने उपलब्ध रहेंगे। हालांकि ये सब करके वो हमारे ही देश को कमजोर भी करेंगे और अपने ऊपर हो रही इस कार्रवाई को विलंब से भी इसमें विलंब भी करवाएंगे। अब आप ये समझिए कि इस बैन से होगा क्या।
भारत के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएफआई के 200 से ज्यादा छोटे बड़े दफ्तर हैं, जिन पर अब ताला लग जाएगा। देश में अकेले पीएफआई के 4 लाख से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं और अब सुरक्षा एजेंसियां चाहें तो वो उन्हें इस प्रतिबंध के आधार पर जांच के लिए कभी भी गिरफ्तार कर सकती हैं। पीएफआई के 4 लाख सदस्य अब इस संगठन के लिए कोई प्रचार प्रसार खुलकर नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति पीएफआई के नाम पर किसी गतिविधि में शामिल होता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बैन के तहत पीएफआई और उससे संबंधित तमाम बैंक खाते अब फ्रीज हो जाएंगे और सुरक्षा एजेंसियां इस संगठन की संपत्तियों को भी फ्रीज कर सकती हैं। पीएफआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर अब से सख्त ट्रैवल बैन लागू हो जाएगा, यानी ये लोग अब देश छोड़कर नहीं जा सकते और राज्य सरकारें अपने स्तर पर इस संगठन के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होंगी और पुलिस चाहे तो अब पीएफआई के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कोई भी कार्रवाई कर सकती है। पीएफआई के जिन सहयोगी संगठनों पर कार्रवाई हुई है उनमें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का संगठन भी है। यह पीएफआई का छात्र संगठन है जिसके भारत में लगभग 5 लाख सदस्य हैं। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की छात्र राजनीति में इस संगठन का बहुत प्रभाव रहता है और दिल्ली, हैदराबाद, असम और राजस्थान में स्थित कई यूनिवर्सिटीज के छात्र संघ में इसके सदस्य अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब इन्हें ये पद छोड़ने होंगे। इसके अलावा बैन के बाद अब सीएफआई छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़ पाएगा और इसे अपने दफ्तरों को भी तत्काल प्रभाव से बंद करना होगा। हालांकि विदेशों में इस संगठन के काम करने पर अब भी कोई रोक नहीं होगी। फिलहाल पीएफआई के दफ्तर यूएई, कतर, टर्की और ओमान जैसे देशों में हैं और अगर ये सारे देश भारत सरकार के बैन को अपने देशों में भी पीएफआई पर लागू कर देते हैं तो इस संगठन की इन देशों में तमाम दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो पीएफआई वहां से ऑपरेट करता रहेगा, काम करता रहेगा, वहां से पैसा भी इकट्ठा करता रहेगा और सीमा पार से बैठकर भारत को अस्थिर करता रहेगा। इसलिए आज बड़ी बात यह है कि ये जो जितने इस्लामिक देश हैं जिन्होंने पीएफआई को शरण दी हुई है, ये जब भारत में कुछ होता है तो बहुत आवाज उठाते हैं, लेकिन अब इनका ये कर्तव्य बनता है कि भारत ने अगर अपने संविधान के तहत और अपनी सुरक्षा को देखते हुए किसी संगठन को बैन किया है तो इन इस्लामिक देशों को भी भारत का साथ देना चाहिए। अगर ये भारत के सच्चे दोस्त बनते हैं तो अगर ये भारत की जो भावनाएं हैं उनका कद्र करते हैं तो इन्हें भी पीएफआई को बैन कर देना चाहिए। अब इसलिए दोस्ती की असली अग्नि परीक्षा अब होगी। अब इस सवाल पर आते हैं कि पीएफआई पर यह प्रतिबंध आखिर क्यों लगाया गया। तो पीएफआई पर 5 बड़े गंभीर आरोप हैं। पहला, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचना। तीसरा, टेरर फंडिंग करना। चौथा, नागरिकता संशोधन कानून और हिजाब जैसे मुद्दों पर पूरे देश में आंदोलन चलाकर भारत को बांटना और भारत में सांप्रदायिक नफरत फैलाना। और पांचवां, देश के मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें सिर तन से जुदा करने की ट्रेनिंग देना और उन्हें आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों के लिए तैयार करना। यानी ये हमारे ही देश में आतंकवादियों को तैयार कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक देश भर में पीएफआई के खिलाफ अभी 1300 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं और कई मामलों में पीएफआई के लोगों पर देश विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं। जैसे पीएफआई ने अपने कई सदस्यों को आईएसआईएस में भर्ती कराया है और इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि इन लोगों ने सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में आईएसआईएस के लिए आतंकवादी हमले किए और दूसरी खतरनाक गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा यह भी आरोप है कि पीएफआई के लोग बांग्लादेश के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन के लिए काम कर रहे थे, जिस पर हिंदू समुदाय के लोगों की हत्या करवाने के आरोप हैं। इस संगठन का नाम है जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और भारत में इस संगठन पर फिलहाल पूर्ण प्रतिबंध है और इसे आतंकवादी संगठन की सूची में रखा गया है। सोचिए, जो आतंकवादी संगठन हिंदुओं को समाप्त करना चाहता है, पीएफआई के लोग उसी संगठन के लिए काम कर रहे थे। पीएफआई पर टेरर फंडिंग का भी आरोप है। ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों ने ऐसे 100 से ज्यादा बैंक खातों की पहचान की है जिनकी मदद से पीएफआई ने विदेशों से फंडिंग हासिल की और बाद में यह पैसा भारत में आतंकवादियों की मदद पर खर्च किया गया, भारत के नागरिकों को ही मारने के लिए। इसके अलावा इस फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा देश में ऐसे कैंप्स चलाने पर खर्च हुआ जहां मुस्लिम युवाओं को ब्रेन वॉश करके मार्शल आर्ट्स और कराटे की ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया जाता था, लेकिन उन्हें असल में
कट्टरपंथी बनने की और सिर तन से जुदा करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। मार्शल आर्ट्स तो सिर्फ कहने की बात थी। और कुछ समय पहले ही एनआईए और पुलिस ने तेलंगाना में एक ऐसे ही ट्रेनिंग सेंटर का खुलासा किया था और तब पीएफआई के कुछ कट्टरपंथियों की गिरफ्तारी हुई थी। इसके अलावा पीएफआई द्वारा देश भर में एक कोर्स भी चलाया जा रहा था जिसमें लोगों को यह सिखाया जाता था कि उन्हें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी नाम का बम कैसे बनाना है। एनआईए ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से मोहम्मद नदीम नाम के जिस संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, उसके पास से एक दस्तावेज मिला है जिसमें लिखा है कि कैसे एक छोटा सा कोर्स करके लोग अपने घर पर ही आईईडी बम बनाना सीख सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है इस समय मेरे पास है, आपकी स्क्रीन पर है, और इसमें क्या लिखा हुआ है जो है वो आप की स्क्रीन पर जब आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे ये ट्रेनिंग दी जाती है। बम बनाने के अलावा यह संगठन हमारे समाज में एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता है जो कट्टरवाद का सबसे बड़ा विस्फोट कर सके। आरोप है कि इसके लिए इसने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों को फंडिंग दी, शाहीन बाग में हुए आंदोलन को 101 दिनों तक जीवित रखा और हिजाब के मुद्दे पर मुस्लिम छात्राओं के दिमाग में जहर भरा। और 2019 में उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा और 2020 में हुए दिल्ली दंगों के पीछे भी पीएफआई का ही हाथ था। इसके अलावा पीएफआई पर कई हिंदू नेताओं की हत्या का भी आरोप है। वर्ष 2021 में केरल में आरएसएस के कार्यकर्ता संजीत और 2018 में अभिमन्यु और बिपिन नाम के 2 हिंदू नेताओं की बेरहमी से हत्या की गई थी और इसका आरोप पीएफआई पर ही लगा था। इसके अलावा 2019 में तमिलनाडु के वी रामालिंगम, 2017 में कर्नाटक के शरत, 2016 में कर्नाटक के ही आर रुद्रेश और प्रवीण पुजारी नाम के हिंदू नेताओं को इसलिए मार डाला गया क्योंकि ये लोग पीएफआई की गतिविधियों का विरोध कर रहे थे। यह संगठन इतना खतरनाक था कि इसने केरल में स्थित जंगलों के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था और जो लोग आईएसआईएस में भर्ती होने के लिए जाते थे उन्हें इन्हीं जंगलों में ट्रेनिंग दी जाती थी और इसी वजह से केंद्र सरकार को इस पर यह बैन लगाना पड़ा।